हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक 4 लेके आया हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स एंड द बैंकिंग एम्बर्समेंट। ये टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक्स अपने चैनल पर करवा चुका हूँ। इंट्रोडक्शंस, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड द केवाईसी एंड एटीएम के टाइप्स वगैरह जो भी है वो मैंने 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, राइट। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया फाइनेंशियल इंक्लूजन्स क्या होता है एंड द बैंकिंग ओम्बड्समेंट्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ओम्बड्समेंट्स होता क्या है और किस रीज़न की वजह से इसको बनाया गया है और किस तरीके से ये काम करता है। इससे रिलेटेड ये जितनी भी चीज़ें हैं, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं, वो अब मैं आज की वीडियो में बात करेंगे हम। और फाइनेंशियल इंक्लूजन्स क्या होता है कि कितने तरीके की चीज़ें हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में की गई हैं, किस पर्पज़ से की गई है, कब कब किया गया, तो वो चीज़ें थोड़ा सा जानेंगे, राइट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्या है, नो फ्रिल अकाउंट्स। नवंबर 2005 के बाद जितने भी फ्रिल्स अकाउंट्स हैं, फ्रिल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते थे, आप उसमें कोई भी अमाउंट मेंटेन नहीं किया करना होता था, राइट। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते थे। तो वो चीज़ें क्या होती है, बैंक को नॉर्मली क्या होता है, बैंक को एक अकाउंट को मेंटेन करने में कुछ चार्जेस खर्च होती हैं, राइट। उसके मेंटेनेंस पे, उसके सर्विसेज पे। तो वो क्या होता है, वो बैंक अपने पास से इंक्लूज करता था, राइट, पैसे को खर्च करता था। उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या करा, नो फ्रिल अकाउंट्स जो हैं वो नवंबर 2005 के बाद से नहीं होगा। बेसिकली होता क्या था, इट इज़ अ जीरो बैलेंस अकाउंट एंड नो अदर फैसिलिटी अवेलेबल। इसमें क्या होता है, फैसिलिटीज़ जो भी जीरो बैलेंस अकाउंट्स में होते थे वो अवेलेबल होते ही नहीं थे, क्योंकि भाई किसी भी सर्विसेज को या किसी भी फैसिलिटीज़ को कस्टमर को प्रोवाइड करने में कुछ चार्जेस लगते हैं। और जीरो बैलेंस अकाउंट्स में अगर आप पैसा डिपॉजिट नहीं करोगे तो वो बैंक को अपने पास से ही चीज़ों को करना पड़ेगा, जो कि बैंक के लिए एक ये प्रॉफिट तो है नहीं, तो जिसकी वजह से बैंक ने इन चीज़ों को बंद करा, राइट। ऑन अगस्त 2012 ऑल फ्रिल्स अकाउंट्स कन्वर्टेड टू द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जितने भी जीरो बैलेंस अकाउंट थे ऑटोमेटिक उन्होंने क्या कर दिया, सबको कन्वर्ट कर दिया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स में। जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स होता था, फैसिलिटीज़ क्या क्या उसमें क्या कुछ फैसिलिटीज़ होती थी, लाइक जैसे फैसिलिटी ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मिलता था। नो लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स फॉर द डिपॉजिटिंग द अमाउंट, कोई लिमिट नहीं था, आपकी जितना चाहे उतना आप पैसा जमा कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप कर सकते हो, ठीक है। एंड ओनली 4 विड्रॉल्स पर मंथ एट द ब्रांच और एट एटीएम। उसमें क्या होता कि केवल आप 4 बार ही, लाइक 4 टाइम्स ही अपने पैसों को विड्रॉल कर सकते हो एटीएम के द्वारा, या फिर ब्रांच में जाकर 4 बार ही कर पाओगे एक महीने में, राइट। फिर बैंक कैन डिसाइड अबाउट द प्राइस स्ट्रक्चर इफ मोर देन द एबव फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड, केवाईसी नॉर्म्स आर टू बी फॉलोड। अगर इन चीज़ों से के अलावा कोई फैसिलिटी अगर बैंक को देना है तो उसके लिए केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड हाउएवर, जबकि इफ प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स आर नॉट सेटिस्फाइड देन द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, राइट। स्मॉल अकाउंट, उसको हम स्मॉल अकाउंट कहेंगे। स्मॉल अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, एटीएम मिलेगा आपको, कोई लिमिट नहीं होगी, पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, बट निकालने के लिए 4 बार ही मिल पाएगा, 4 बार में ही पैसा आप निकाल सकते हो, राइट। द कस्टमर कैन हैव ओनली ऑन द वन BSBDA अकाउंट इन वन बैंक। एक बैंक में एक ही अकाउंट आप खोल सकते हो, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, एक से ज़्यादा आप नहीं खोल सकते हो, ये लिमिटेशंस है, राइट। देन उसके बाद प्रधानमंत्री बोलते हैं जीवन ज्योति योजना जो था, उसमें कुछ प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाया था जिसके थ्रू बैंक अकाउंट्स खुले थे, जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो SBI में बहुत सारे खाता खोले गए थे, राइट। तो उसमें क्या होता है, कुछ लिमिट्स थे और जीरो बैलेंस पे खोल सकते हो। तो उसमें भी क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बैंक के द्वारा कि आप एक दिन में इतने पैसे ही विड्रॉ कर पाओगे या फिर इतने पैसे ही चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो वो देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स, राइट। नो मिनिमम बैलेंस, वो जीरो अकाउंट्स था, उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस आप नहीं कर सकते। इसका मेन जो पर्पस ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना का, कि जितने भी हमारे इंडिया में सिटीजन्स हैं उन सभी के पास एटलीस्ट 1 अकाउंट तो होना ही चाहिए, राइट। इसका मेन पर्सपेक्टिव ये था कि इंडिया का कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो और आधार कार्ड KYC से लिंक ना हो।
सो इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट में। इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो उसमें क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है 1 लाख रुपए का टू ऑल द अकाउंट होल्डर्स। जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं सभी के लिए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ द 30,000 टू ऑल द अकाउंट होल्डर्स एवर द गवर्नमेंट स्टार्टेड। कि इसमें क्या है, दो लाइफ इंश्योरेंस 30,000 का होता है एंड 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, राइट। तो ये भी आपके नॉलेज में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अगर आपके घर में किसी ने खुलवाया है तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई उसमें 1 लाख का इंश्योरेंस है एक्सीडेंटल एंड 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस है जो कि अकाउंट होल्डर को मिलेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है डैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द अकाउंट्स ओपन अप टू 26 जनवरी 2015। क्या था कि ये जितने भी फीचर्स हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये उनको मिलेगा, वो ही लोग इसमें एप्लीकेबल हैं जिन्होंने 26 जनवरी 2015 तक का अकाउंट खुलवाया था, उसके अंदर में ही खुलवाया है, राइट। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स फॉर द 6 months एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू 1 member ऑफ द फैमिली प्रेफरेबली द लेडी ऑफ द हाउसहोल्ड। इसमें क्या था कि अगर आप अपने तरीके से, जिस तरीके से बैंक रिक्वायर्ड करते हैं अकाउंट्स को चलाना, अगर आप बैंक को सेटिस्फाई करते हुए अपने अकाउंट को 6 months के लिए ऑपरेट करते हो तो इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाती है, राइट। एक मेंबर को एक फैमिली से एक ही मेंबर को दी जाती है। जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं, एक हाउस होल्ड की जो लेडी है उसको प्रेफर करते हैं। इसमें रुपए कार्ड एट फ्री कॉस्ट दिया जाता है। एज लिमिट जो है इसकी 18 साल से 65 साल तक की जो एज लिमिट है, राइट। देन उसके बाद हमारा स्मॉल अकाउंट, जो कि स्मॉल अकाउंट हमने पीछे ही पढ़ा था कि इसमें ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो KYC नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं। उसमें हमें ATM देते हैं, डिपॉजिट आप कर सकते हो, विड्रॉल 4 बार ही कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हम स्मॉल अकाउंट्स में देते हैं, तब कर देते हैं जब किसी व्यक्ति के पास KYC नॉर्म्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स ना हो या फिर वो कैपेबल ना हो करवा सके, तो उसको हम स्मॉल अकाउंट्स ऑपरेट करने को देते हैं, राइट। सो व्हेन द कस्टमर इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द KYC नॉर्म्स दिस अकाउंट हैज़ गॉट द सेवरल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। देन उसके बाद इसमें क्या है, ऐसे कस्टमर जो एबल नहीं होते हैं सेटिस्फाई करने के लिए KYC नॉर्म्स को, उनके अकाउंट्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेवरल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि एग्रीगेट ऑफ ऑल डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड ऑफ 1 लाख पर एनम। कि पूरे अगर हम चीज़ों को मिलाएं, पूरे डिपॉजिट को मिलाएं, तो वो जो डिपॉजिट है 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 साल में। एग्रीगेट ऑफ द ऑल विड्रॉल एंड द ट्रांसफ़र इन अ मंथ शैल नॉट एक्सीड 10,000। कि एक महीने में अगर आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शैल नॉट एक्सीड 50,000। कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे मैक्सिमम बैलेंस अगर आपको चाहिए तो वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हाउएवर जबकि स्मॉल अकाउंट्स आर वैलिड फॉर द 12 months इनिशियली विच मे बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 12 months if a person provides proof of having applied for an official valid documents। क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल अकाउंट्स होते हैं वो नॉर्मल तो खोले जाते हैं, 12 महीने के लिए खोले जाते हैं स्टार्टिंग में, और वो 12 months के लिए वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं अगर आप एक प्रूफ दो, एक वैलिड प्रूफ दो डॉक्यूमेंट्स की कि भाई किस रीज़न की वजह से आप इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो या क्या प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप KYC नॉर्म्स नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो 12 months के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। फिर देन उसके बाद बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी तो मैं आप लोगों को बैंकिंग इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ कि क्या है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, किस लिए किया गया। इसी से रिलेटेड हमारे पास पहले जो था डिजिटल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया NBFCs इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। क्रिप्टो करेंसी ये तो अभी आया है, तो ये कुछ चीज़ें थी। डिजिटल था, NBFCs था, ताकि जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी शिकायतें हैं वो डिजिटल इन्वेस्टमेंट में करो। NBFC से रिलेटेड जितनी शिकायत है वो NBFC इन्वेस्टमेंट में करो। बैंकिंग रिलेटेड जितने करने बैंकिंग में करो। लेकिन अब 2021 में क्या हुआ, इन सबको मर्ज करके इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम कर दिया। अब
किसी भी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे एनबीएफसीज का हो या बैंकिंग इंडस्ट्री का हो, सो वो आप कंप्लेन कर सकते हो। प्रोसीजर सेम होता है। उसके रिगार्डिंग में मैं एक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग ही मैं एक वीडियो में बना कर लिया हूँ कि इंडिया में कितनी ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ पर है, चंडीगढ़ में कौन सा इनका ऑफिशियल लाइक ब्रांच है जो कि कंप्लेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो वो चीज़ें मैं तब बताऊँगा। अभी देखते हैं बैंकिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है। लाइक सीनियर ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द आरबीआई, कि जो सीनियर होते हैं, ऑफिशियल सीनियर्स होते हैं, आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसके लिए? री एड्रेस करने के लिए कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट द डिफिशियंसी इन द सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज, कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं बैंकिंग सर्विसेज में उसको री एड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, कस्टमर के कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए सीनियर्स ऑफिशियल्स होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू अंडर द सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, पीछे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A जो है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, राइट। एंड बैंकिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में, राइट। करंट स्कीम बिकम द ऑपरेटिव फ्रॉम द 1 जनवरी 2006। जो करंट स्कीम जो बिकम हुआ, ऑपरेटिव जो ऑपरेशन में आया था, ये 1 जनवरी 2006 से आया था। एट प्रेजेंट देयर आर 22 बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग ऑपरेटेड मोस्टली इन द स्टेट कैपिटल, कि हमारे पास जो है 22 ऐसे ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया में जो ये ऑपरेट करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं जिसमें होते हैं वो, इंक्लूडिंग RRBs, रीजनल रूरल बैंक। RRB का मतलब क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक क्या होता है? जो ग्रामीण बैंक होते हैं ना वो। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं सहकारी बैंक, राइट। वो सब कवर होते हैं, सबसे रिलेटेड आप कंप्लेंट कर सकते हो। कस्टमर कैन कंप्लेन अगेंस्ट नॉन पेमेंट और इन ऑर्डिनेट डिले इन द पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल एक्सेट्रा, कि कैसे भी कंप्लेन आप कर सकते हो। लाइक नॉन पेमेंट हो, पेमेंट से रिलेटेड हो, पेमेंट करने में डिले हो रहा हो, चेक से रिलेटेड हो, ड्राफ्ट से हो, बिल से हो, आप कर सकते हो। ऑल्सो RBI हैज़ द लेटर इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ नेट बैंकिंग एंड डिजिटल ट्रांजेक्शंस एंड मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ATM रिलेटेड एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाद में क्या कहा था, 1995 में तो ये हुआ था, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, इसके बाद इन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस करा था नेट बैंकिंग। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आता गया वैसे वैसे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी आई, जिससे कि जो भी व्यक्ति डिजिटलाइजेशन ट्रांजेक्शन से लाइक प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आ रही है, तो आप उससे रिलेटेड आप उस इन्वेस्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि या वी नो वेयर टू कंप्लेन बट वी डोंट नो हाउ टू कंप्लेन। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लाइक इसके बगैर आप कितना भी पढ़ ले, अगर हम मुझे इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी, राइट। सो ये देखते हैं कैसे होता है। सो फर्स्टली क्या होता है कि हमें क्या होता है, एक बैंक को 30 दिन का टाइम देना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमें बैंक से कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट हम बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में जाकर कंप्लेन कर देंगे, नहीं। आपको क्या है, एक जिस बैंक से प्रॉब्लम है उस बैंक में जाकर कंप्लेन करना पड़ेगा, उसको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा 30 डेज का। अगर वो रिजॉल्व नहीं करता है देन उसके बाद आप यू आर एलिजिबल टू गो टू द बैंकिंग ombudsman, राइट। सो फर्स्टली वी शुड अप्रोच द बैंक फॉर एनी ग्रीवेंसेस। कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक को अप्रोच करते हैं। इफ द ग्रीवेंसेस इज नॉट सेटल्ड बाय द बैंक इन द 30 डेज, अगर 30 दिन के अंदर बैंक ने सेटल नहीं करा, इफ नॉट रिप्लाइड, रिजेक्टेड बाय द बैंक, reply does not satisfy the customer, then we can approach the banking ombudsman scheme within 1 year। अगर आपको 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर उन्होंने कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया है तो यू आर एलिजिबल टू कंप्लेन अगेंस्ट द बैंक टू द बैंकिंग ombudsman विद इन 1 ईयर। 1 साल में आप कर सकते हो। कंप्लेंट can be lodged on the plain paper or by sending email
रिक्वेस्ट। आप देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इनका एक ऑफिस का एड्रेस होता है, आप प्लेन पेपर पर कंप्लेंट लिख के बाय पोस्ट के द्वारा भी आप कर सकते हो, या फिर बाय सेंड, इनकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के थ्रू भी आप चीज़ों उसको सेंड कर सकते हो। नो चार्जेस इन्वॉल्व, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो अवार्ड हो सकता है, कंपनसेशन देता है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम 20 लाख का दे सकता है। सपोज करो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो 50 लाख से रिलेटेड है, राइट, तो जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जो राइट है आपको कंपनसेशन देने का, वो केवल 20 लाख का ही है। तो आपको जो प्रोवाइड करवा सकता है वो 20 लाख तक ही करवा सकता है, राइट। सो 1 लाख इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंप्लेंट्स। और क्रेडिट कार्ड से अगर प्रॉब्लम कुछ है तो उसमें कंपनसेशन आपको 1 लाख तक ही मिल सकता है। If a customer is not satisfied, either of the parties can approach appellate authority within 30 days। इसमें अगर कस्टमर इससे भी संतुष्ट नहीं है, सबसे पहले बैंक में गया, बैंक ने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दी, उसके बाद इन्होंने ओम्बड्समैन कंप्लेन करने के लिए गए ओम्बड्समैन में, वहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास एक ऑप्शन और है। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि भाई जो बाहर क्या होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारा जो माना जाता है स्टेट कोर्ट होता है, राइट, फिर स्टेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अलग अलग हैं, अलग अलग। अगर यहाँ कोई हार गया तो यहाँ जाता है, फिर यहाँ हार गया तो यहाँ गया, यहाँ हार गया तो यहाँ गया, यहाँ हार गया तो कोई चांस नहीं है, राइट। देन उसी तरह सबसे पहले बैंक में जाओ, फिर ओम्बड्समैन में जाओ, यहाँ भी सर्टिफिकेट नहीं मिलती है तो पार्टीज कैन अप्रोच द एपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। एक ट्रिब्यूनल अथॉरिटी होती है, उसमें जाके आप कंप्लेंट्स कर सकते हो। लाइक एपीलेट अथॉरिटी क्या है, वेस्टेड विद डिप्टी गवर्नर वाइल द रिव्यू। उसमें क्या होता है, जो मेन आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो उन चीज़ों को देखते हैं, मैनेज करते हैं, तो आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हो, राइट। टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग, सो वो तो मैंने ओम्बड्समैन में नॉर्मल बता दिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो था कितने प्रकार के हमारे पास टाइप्स रिस्क होते हैं। बैंक में देखो बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, राइट। नॉर्मल लोगों को लगता है भाई बैंक को पैसा देना या फिर पैसा लेने में रिस्क क्या ही हो सकता है बैंक तो, लेकिन बैंक के पास ही बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हो या होम लोन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं, चीज़ों को वैल्यूएट करते हैं, तब जाकर आपको, इवन अगर आप किसी भी NBFCs में या फिर किसी भी बैंक में एज अ लाइक गोल्ड लोन लेने भी जाओगे तो गोल्ड लोन का भी अगर वो देंगे तो वो 25% LTV देते हैं, या फिर 60 to 65 75, लेकिन 75 से ऊपर कोई नहीं देता है, राइट। सो LTV में मीन्स क्या है, अगर आपका 1 लाख का सोना है तो 1 लाख पे आपको 75,000 ही लोन अमाउंट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं LTV, राइट। सो उसमें क्या होता है, नॉर्मल क्योंकि रिस्क हर चीज़ में बैंक रिस्क लेना नहीं चाहता है। आज में अभी इसी टाइम हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई कितने तरीके के बैंक में रिस्क होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क डेवलप फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स डन बाय द बैंक्स विच इज एक्सपोज टू द पोटेंशियली लॉस। क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क कैसे बढ़ता है, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, बिजनेस के लिए कोई लोन वोन दिया किए जाते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो जो कि लाइक पोटेंशियली लॉस कर सकता है। मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क इज अ टाइप ऑफ रिस्क इन विच लॉसेस इन ऑन चलता रहता है of balance sheet position that arise from the movement in the market prices. Market risk is the most prominent for the bank present investment banking। जैसे कि मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट बहुत ही वोलाटाइल नेचर का होता है, राइट। डेली ही मार्केट अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते रहते हैं, तो वो भी रिस्क है, उसको बैलेंस करके करना। सपोज करो आपने बैंक में डिपॉजिट करा, फिक्स डिपॉजिट करा, बैंक ने आपके पैसे को भाई अपने पास तो रखेगा नहीं। अगर आपको बैंक 7% इंटरेस्ट दे रहा, सपोज करो नॉर्मल बिजनेस भी है, अगर आपको कोई 7% इंटरेस्ट दे रहा है तो आपके पैसे से वो भी तो पैसा अर्न कर रहा होगा, बीच में वो कमीशन खा रहा होगा। सब आपको 7% दे रहा, कहीं अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोज करो आप मुझे पैसा दे रहे हो, मैं आपको 7% ऑफर कर रहा हूँ, तो भाई मैं भी तो उस पैसे को अपने पास लेकर रखूँगा थोड़ी ना, मैं अपने जेब से थोड़ी 7% दूंगा, मैं भी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूँगा जिससे कि मैं 7% से ज़्यादा अर्न कर सकूँ, राइट। सपोज करो अगर मैं वहाँ से 10% अर्न करता हूँ और आपको मैं 7% दे रहा हूँ, तो बीच में जो 3% है वो मैं अर्न कर रहा हूँ आपके पैसे से। सो वो मैं कहाँ लगाऊंगा, मार्केट में लगाऊंगा। मार्केट जब वोलेटाइल होगा तो भाई रिस्क है। मैं आपको 7,000 तो मैंने फिक्स कर दिया, भाई आपको 7,000 मिलेंगे,
लेकिन वो 3% के लिए 4% के लिए जो भी है अमाउंट होगा उसके लिए बैंक को मैनेज तो करना पड़ता है ना, बैलेंस तो करना पड़ता है, तो वो भी एक रिस्क है। देन उसके बाद क्रेडिट रिस्क नॉर्मल हम बोलते हैं जो हम लोन देते हैं, जो भी बैंक्स होते हैं वो पर्सन को लोन देते हैं, व्यक्ति को लोन देते हैं, उसमें भी रिस्क है। पर्सनल लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड आजकल चल रहा है, तो बहुत वैसा ना हमारे पास जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, उसमें से अगर कोई भी सपोज करो 10% पे डिफ़ॉल्ट निकलते हैं, जो एनपीएस हम बोलते हैं, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो वो भी तो हम हमारे जैसे पब्लिक ही तो होते हैं, लोन लेते हैं बाद में वो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो वो भी एक रिस्क है। सो क्रेडिट रिस्क इज द पोटेंशियल दैट द बैंक बोरोवर्स काउंटर पार्टी फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑन द एग्रीड टर्म, कि जब हम लोन देते हैं तो किसी से हम एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आप कितने दिन में लोन प्री पेमेंट करोगे। अगर कोई पर्सन उस एग्रीमेंट को या फिर एग्री किए गए जो डेट है या फिर टाइम है उस पर अगर पेमेंट नहीं करता है तो वो भी एक रिस्क है। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर द बोरोवर्स टू डू डिफॉल्ट फ्रॉम हिज कमिटमेंट्स फॉर वन और द अदर रीजन रिजल्टिंग इन द क्राइस्टलाइजेशंस ऑफ द क्रेडिट रिस्क फॉर द बैंक। कि ये हमेशा होता है, हमेशा ये स्कोप होता है कि जो बोरोवर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं अपने कमिटमेंट से किसी न किसी रीज़न की वजह से, तो वो भी एक क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क इज इनहेरेंट इन द बिजनेस ऑफ द लैंडिंग फंड्स टू द ऑपरेशन लिंक्ड क्लोजली टू द मार्केट रिस्क वेरिएबल्स। कि जो क्रेडिट रिस्क जो है इनहेरेंट है भाई, ये वास्तविक है, और कि जो बिजनेस में जो लैंडिंग देंगे, बिजनेस में जो पैसा हम लगाएंगे वो मार्केट में ऑपरेशन होगा, मार्केट वोलाटाइल नेचर का होता है, तो उसमें वेरिएबल्स होती रहती हैं, तो भी रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट जो रेट रिस्क है इज द टाइप ऑफ रिस्क अराइज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। क्या होता है कि अगर सपोज करो अभी किसी बैंक में आप गए, बैंक ने आपको ऑफर करा कि आपके जो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट है वो 7% मिलेगा। सपोज आप जो ये आपने पढ़ा हुआ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट, तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बोलते हैं ना मार्केट फ्लोज कैसा होता है, मार्केट में लिक्विडिटी कैसे आती है, जितने भी हम बोलते हैं मार्केट में इन्फ्लेशंस कैसे कंट्रोल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्फ्लेशंस, जिसमें आपका कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग यूटिलिटी, अलग अलग रेट्स होते हैं, ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। सो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो मैं अपने चैनल पे ये वीडियो डाल दूंगा, लाइक आरबीआई से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा टर्म्स हैं, क्या होता है जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है बैंक, कोई भी बैंक, तो बैंक को उस पर रेपो रेट देना पड़ता है, ठीक, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसा तो आरबीआई का है, बैंक को उस पर रेपो रेट देना पड़ता है। बैंक किसी पर्सन को लोन देती है तो बैंक उससे सपोज करो 7% चार्ज कर रही है। अगर आपने किस बैंक ने आपको लोन दिया तो 60% आपसे लेंगी, बैंक जो रेपो रेट देगा वो 6.5 या 6%, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से बैंक काम करती है। तो जो रेपो रेट है वो सपोज करो आपको बैंक ने ऑफर कर दिया भाई आपको मैं 8% लूँगा, जब तक आपका टेन्योर है मैं 8% ही लूँगा, फिक्स रेट, ठीक है। अब क्या हुआ, बैंक ने आरबीआई ने अपना रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है ना, एमपीसी जो मीटिंग होती है हर 2 महीने में रिव्यू की जाती है। तो हर 2 महीने में जो हमारे जितने भी हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें जो हमारा डिप्टी जो आरबीआई का गवर्नर है वो हमारा चेयरमैन होता है, उसमें हमारा डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, और फिर हमारे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से भी 2 लोग होते हैं। तो इस तरीके से वो मीटिंग होती है, हर 2 महीने में होती है, तो वो फ्लैक्चुएट कर सकती है। लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो तो एक लॉन्ग टर्म में लोगे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो उसमें भी रिस्क रहता है, राइट। अफेक्टिंग अर्निंग्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट्स, आइटम एंड कैश फ्लो। अफेक्ट करेगा भाई। अगर आपने किसी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया है, बाद में रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, आपको बैंक को देना पड़ रहा है ज़्यादा, आपसे ले रहा है कम, तो वो तो रिस्क है ना। देन उसके बाद अर्निंग साइड इन्वॉल्वमेंट्स, एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट एंड द एक्यूरल रिपोर्टेड ऑन द अर्निंग ऑन द नियर टर्म्स, ये भी रिस्क है। देन उसके बाद लिक्विडिटी रिस्क,
लिक्विडिटी होता क्या, मेन वो चीज़ है। लिक्विडिटी का मीन्स होता है कि मार्केट में किस तरीके का मतलब चीज़ चल रहा है। लिक्विडिटी का मीन इट मीन्स है कैश फ्लो, कि मार्केट में कितना कैश फ्लो है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सपोज मैं एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ नॉर्मल, कि जो अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। हर किसी के पास अगर पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा देती है, जिससे कि कोई लोन ना ले, पैसा जहाँ वहीं रुक जाए, राइट। अगर और मार्केट में पैसा कम है, लिक्विडिटी कम है, तो आरबीआई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देती है, ताकि मार्केट में पैसा जाए, लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लें, और मार्केट का जो फ्लो है, रेगुलेशन है, वो चलता रहे, कैश फ्लो। सो लिक्विडिटी रिस्क भी है। दिस काइंड्स ऑफ रिस्क अराइज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ बैंक्स टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन व्हेन एनी एसेट्स मे नॉट बी रियलाइज्ड इनटू द कैश। कि इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क कैसा होता है कि भाई बैंक के पास एसेट्स हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं। दिक्कत कब होती है, जब अपने एसेट्स को कैश में वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होता है, उनके पास कैश की कमी होती है। जब कैश की कमी होगी तो मार्केट में कैश नहीं देंगे, तो वो भी रिस्क है। उससे फिर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी। देन ऑल्सो वी कैन से डैट इट इज़ अ मिसमैच ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, जब मिसमैच हो जाता है लायबिलिटी और एसेट्स में, एसेट्स हमारे कम जाते हैं, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। इट मीन्स जो हमारे एसेट्स है, संपत्ति है, वो कम होती जाती है, दायित्व हमारा बढ़ता जाता है, तो वो भी दिक्कत है। Liquidity is the ability to efficiently accommodate the deposit and also reduction in the liability and to the funds of loan growth. जब हमारे पास लिक्विडिटी होगी तभी तो मैं मार्केट में पैसा दे सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, जब मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड पॉसिबल फंडिंग ऑफ द ऑफ बैलेंस शीट क्लेम्स, राइट। एंड उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क भी होता है, जब बैंक में ऑपरेशन करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। दिस रिस्क राइज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज़। भाई जब हम डे टू डे ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। सिस्टम ऑफ द पीपल, सिस्टम में हो सकता है, पर्सन में हो सकता है। इट इंक्लूड्स द बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रॉड्स लाइक फेलियर रिलेटेड टू द पॉलिसीज, laws and the regulations, documentations and the any technological risk. It is defined as any risk that is not categorized as the market or the credit risk. Is the risk of the loss arising from the inadequate on the failed internal process, people and the systems, और फ्रॉम द एक्सटर्नल इवेंट्स। भाई सपोज जितने भी ऑपरेशन डे टू डे बैंक्स में होते हैं, बैंक 10 से देखो नॉर्मल लोगों में क्या 10 से लेके 4 बजे तक हमारी पब्लिक डीलिंग होती है बैंकों की, राइट। 4 बजे से लेके कोई टाइम नहीं है, उनको अपना हर चीज़ मेंटेन करना होता है, लाइक CRR, कैश रिजर्व रेशियो, NDTL, ठीक है, NDTL हो गया। देन उसके बाद उनकी जितने भी डिपॉजिट्स, विड्रॉ, ये बैंक को डेली अपनी क्लोजिंग करनी होती है, पेंडिंग नहीं कर सकते। इनके पास बहुत ज़्यादा EOD बोलते हैं ना, EOD होता है। EOD का मतलब होता है एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे जो है ये पेंडिंग नहीं होता है। अगर आज 22 तारीख है तो आज 22 तारीख को ही 22 तारीख का एंड ऑफ डे करना पड़ेगा, तभी आपका सिस्टम जो है 23 तारीख को ओपन होगा। तो ये थोड़ा सा इंटरनल इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दिया है, राइट। सो इस ऑपरेशन में तो कुछ दिक्कत हो सकती है, पब्लिक डीलिंग करने में दिक्कत हो सकती है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसमें दिक्कत हो सकती है, जिस सिस्टम से हम काम कर रहे हो उस सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, तो ये भी तो रिस्क है। सिस्टम ख़राब हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, लाइक ब्रांच के प्रेमिसेस में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक ये ऑपरेशनल चीज़ों में भी रिस्क रहता है, राइट। देन उसके बाद कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिस्क क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिस्क अराइज व्हेन द कैपिटल कम्स अंडर द रिस्क पार्शियली और द होली इन सम एरियाज इमरजेंसीज। क्या होता है कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। जब कैपिटल हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, और वो थोड़ा सा आंशिक रूप से या फिर वास्तविक रूप से वो चीज़ें अगर लाइक रिस्क लग रही है तो वो भी रिस्क है। हमने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो भी तो लाइक हम ये ना बिजनेस का फर्स्ट रूल है कि भाई हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो है ना, उसमें 50% का चांस चल भी सकता है, नहीं भी चलेगा, राइट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी होता है। फॉरेन रिस्क इज द रिस्क दैट बैंक में सफर लॉस
as the result of adverse exchange rate movement during the period in which it has an open position, either spot or forward, both in the foreign currencies. क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में भी होता है रिस्क है, डेली फ्लैक्चुएट होता रहता है रेट भी, डॉलर का रेट फ्लैक्चुएट हो रहा है, रुपीज़ का हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत होता है फॉरेन एक्सचेंज में। जब आप चीज़ों को मार्केट से रिलेट करोगे, जैसे कि अभी हमारा पास नॉर्मल है नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज हो गया, फॉरेक्स का भी होता है, तो उसमें भी क्या होता है बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, उसमें भी रिस्क है। सिस्टमिक रिस्क होता है। सिस्टमिक रिस्क रिफर्स टू द रिस्क ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ एनी इंटायर सिस्टम रेदर देन द सिंपली फेलियर ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। बस सिस्टमिक भी तो हो सकता है ना, उसमें कुछ खराबी आ जाए, ब्रेक डाउन हो जाए इंटायर सिस्टम में, वही प्रॉब्लम हो सकता है। इन अ फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट इफ डोनेट द रिस्क of a cascading failure in the financial sectors caused by the linkage with the financial system resulting in the severe economic downturn। इसके कारण क्या होता है, बहुत देखा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं सिस्टमिक जो ब्रेक डाउन होती हैं उसकी वजह से भी सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न देखा गया है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल भाई एक रेपुटेशनल रिस्क भी होता है कि रेपुटेशन खराब होगा किसी का। रेपुटेशनल रिस्क इम्प्लाइज द public's loss on the confidence in the bank due to negative perceptions or image that could be created with and without any evidence of wrongdoing by the bank। कि अगर कस्टमर देखो, अगर हम कोई भी बैंक अगर मार्केट में ब्रांच ओपन करके बैठी है तो उसका मेन पर्सपेक्टिव क्या, कस्टमर डीलिंग करना, कस्टमर को लोन दे के अपना प्रॉफिट अर्न करना, राइट। तो इट्स अ बिजनेस या इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, बट मेन जो पर्सपेक्टिव है वो बिजनेस का ही है जिससे प्रॉफिट अर्न हो और वो हमारी इकोनॉमी में हेल्प करे, राइट। सो अगर हमारी बिजनेस कब चलता है, जब हमारी रेपुटेशन सही रहती है। अगर हमारी बैंक की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी तो वो हमारे पास जो कस्टमर पहले आते थे वो नहीं आएंगे, उनसे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमारे नहीं होगा। सो वो भी दिक्कत, वो भी रिस्क है। रेपुटेशन वैल्यूज इज ऑफन मेजर इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू होता है, अगर हम किसी लाइक प्रोडक्ट की बात करें, जैसे प्यूमा हो गया, एडिडास हो गया, राइट, तो ये ब्रांड वैल्यू है कि हम इनके नाम से, इनके ब्रांड के हिसाब से हम ये लाइक इमेजिन करते हैं कि अगर इस ब्रांड का अगर कोई चीज़ है, स्नीकर्स हो गया लाइक, तो स्केचेस हो गया। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, लिवाइज हो गया, यूएस पॉलो, तो ये सब क्या ब्रांड वैल्यू है कि इनके नाम से हमें ये कंफर्म होता है कि भाई ये ब्रांड सही होगा, ये चीज़ सही होगी। सो उसको हम बोलते हैं रेपुटेशन वैल्यू को, हम ब्रांड वैल्यू को रिलेट कर सकते हैं। अगर किसी का ब्रांड वैल्यू खराब होगी तो पब्लिक उसको परचेज नहीं करेगी, पब्लिक उस पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, ट्रस्ट नहीं करेगी, उसका बिजनेस रुक जाएगा। रेपुटेशन रिस्क could stem from the inability of banks to honor government regulatory commitments। कि अगर बैंक ये उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि जो गवर्नमेंट और रेगुलेटरी जो कमिट करा है वो उसको डिलीवर कर सके कस्टमर को, तो दिक्कत तो जो रेपुटेशन है वो खराब होगा। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ द कंडक्ट अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट करें जिससे कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो खराब हो जाए। मिसमैनेजमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ द कस्टमर रिकॉर्ड्स, मिसमैनेजमेंट करने से या फिर कस्टमर को मैनिपुलेट करने से वो भी रेपुटेशन खराब करता है। इनअफेक्टिव कस्टमर सर्विसेज एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज, कि इनअफेक्टिव जो कस्टमर सर्विस हम दे रहे हैं वो एक इफेक्टिव तरीके से हम नहीं दे रहे हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद जो टॉपिक 5 है, सॉरी मैं अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक, ये 5 टॉपिक है, एनआरआई एंड अकाउंट्स एंड द पेमेंट फेलियर। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, अभी तक के लिए मैं यही रखता हूँ। इसमें हमने नॉर्मल जो पढ़ा है वो रिस्क से रिलेटेड पढ़ा है, बैंकिंग ओम्बड्समेंट्स क्या होता है वो हमने पढ़ा है, ठीक है। सो ये हमारा जो 4th टॉपिक था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, तो ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन्स में ही आता है, रिस्क वगैरह, एंड क्रेडिट रिस्क हो गया, टाइप ऑफ रिस्क हो गया, कंप्लेन कैसे करते हैं बैंकिंग में, स्मॉल अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स क्या होता है। सो ये हमारा था 4th लेक्चर। देन इसके बाद मैं 5th लेक्चर्स में लेके आऊँगा एनआरआई अकाउंट्स क्या होता है, एनआरओ अकाउंट्स क्या होता है, किस तरीके से
चीज़ें मैनेज की जाती है, किसके लिए कौन सा अकाउंट होता है। सो वो चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। सो अभी तक के लिए मैं वीडियो को यहीं रखूँगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को, क्योंकि देखो अगर ये वीडियो मैंने लास्ट कर दिया है, सो अभी मैं आप लोगों को ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, राइट, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ, लाइक चैनल का नाम है बैंकिंग बाय शुभम केसरी, KESHRI, ठीक है। सो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। देखो ये चीज़ थोड़ी सी ये है कि मैं आपसे बोल सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आप ये जो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर करता है कि मैंने जो मेहनत करी है, मैंने जो भी समझाने की कोशिश करा है, सो वो आप लोगों को कैसा लगा है। आप लोग अगर आप पढ़ रहे होगे या फिर आप लोगों ने कहीं से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो भी टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हर कैंडिडेट्स को जानना ही चाहिए, राइट। सो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं ये सीरीज चलाता रहूँगा और अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस होंगे मैं डालूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल ही रहेगा और बैंकिंग से रिलेटेड ही रहेगा। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो का जो भी इम्पोर्टेंस है वो ले सकें और अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।